सीधे जयपुर में आयोजित एजुकेशन समिट 2025 सीजन 7 फर्स्ट इंडिया की ओर से होटल क्लार्क्स में इसका आयोजन किया जा रहा है। वहां लिए चलते हैं। Teachers, administrators of a university as an integrated unit for higher performance. He is a person who leads the team and brings that spirit of idealism into the administration of his institution. Please give him a big hand. ताली तो बजाइएगा। Dr. Ashish Gupta, PhD, MCom, 24 years of teaching experience. He was head of the department of ABS in the university, then in Institute of, then International College for Girls of Dr. Ashok Gupta. And he was also head there. And he is the founder principal of Mahavir College of Commerce. And there are 900 students in the college. And it's really gaining tremendous reputation. Please give him a hand. Dr. Narendra Singh Rawat, he is a person who is director of Rawat Group of Colleges. He's a secretary of Akshendra Welfare Society and Rajasthan State President of Brij Bhumi Foundation and educational ambassador of Samarpan Sansthan. See, a teacher engaged in a number of social activities and institutions is a great asset to society. He not only inspires people within his institution, but outside too. Please give him a very big hand. तो 4 स्पीकर हैं हमारे। कुछ सवाल तो कॉमन होंगे ही बातचीत करते समय, पर हम एक एक करके हर एक से बातचीत करेंगे। खासकर उन सवालों के बारे में बात करेंगे जो कि उनके हृदय के निकटतम हैं। पहले मैं संजय बियानी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बियानी साहब, एक बात बताइए कि मोदी जी भी बार बार कहते हैं कि नौकरी लो मत, करो मत, देने की क्षमता करो, डेवलप योरसेल्फ एज एन एम्प्लॉयर। तो आप क्या मानते हैं कि क्या हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम में निश्चित रूप से ये परिवर्तन आ रहे हैं कि वो विभिन्न युवकों में, युवतियों में वो प्रेरणा उत्पन्न कर रहा है कि वो लोगों को रोजगार दें, नए क्षेत्रों में प्रगति करके इनिशिएटिव लें, तैयार करें उद्यमिता को, एंटरप्राइज को, लीडरशिप को। क्या इस प्रकार की भावना हमारे कॉलेजेस में देखने को मिल रही है? और आपके कॉलेज की भी बताइएगा। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि हम सब लोगों ने जब से पढ़ना सीखा और तब से लेकर अभी तक आप लगातार पढ़ा रहे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में बहुत जो सीनियर टीचर हैं उनके लिए हम दिल से एक बार ताली बजाएं। और मैंने इनका देखा समर्पण की ये व्यक्तित्व विकास के लिए जाने जाते हैं सर, और मुझे लगता है कि हर समय इनका रिसर्च चलता रहता है कि इंसान को बेहतर कैसे बनाया जाए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमने एम्प्लॉय तो तैयार किए, पर अच्छा इंसान तैयार करना कितना ज़रूरी है उसको मैं महसूस करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पवन अरोड़ा साहब का कि ये 7th टाइम सर आपने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और इस लीगेसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है शायद राजस्थान में एक पहला मंच है जिसपे इतना सिस्टमेटिक तरीके से और इतने शानदार तरीके से आप लोग आयोजन करते हैं, जिसको बहुत तरीके से पहुंचाया जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं सभी पैनलिस्ट को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और विशेष दर्शकों को, टीचर्स जो आज हमारे बीच में, स्टूडेंट्स हमारे बीच में हैं, मैं आप सबको दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मुझे महसूस करता हूं कि सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तभी हमारा डेवलपमेंट भी होता है। सर, आपने पूछा है कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप की जो रिक्वायरमेंट है वो आज मुझे लगता है कि हम 1947 में जब आज़ाद हुए उस समय हमारी मानसिकता 200 साल से गुलाम थी। हमारा संविधान, हमारा आज एडवोकेसी सिस्टम सब ऐसा लगता है कि बोरोड है, और धीरे धीरे हिंदुस्तान बदल रहा है पिछले 10 साल से, और हमारे को गौरव महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम सनातन और अपने हिंदू कल्चर को समझने पर अब ध्यान देने लगे हैं। लेकिन अभी भी हमारी मानसिकता, और मेरे को लगता है सभी स्कूल और कॉलेज की मानसिकता यही है कि हम कैसे हायर पैकेज के ऊपर बच्चों को पहुंचा सके। फर्स्ट इंडिया की ओर से आयोजित किया जा रहा है, उसमें लिए चलते हैं। पैनल डिस्कशन चल रहा है, क्या कुछ बातें हो रही है, सुनते हैं। प्लेटफॉर्म मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एंकर आप हैं, तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है सर। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके साथ बराबर में बैठ के आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। अब आता हूँ, बताइए, इतने वर्षों से स्किट की रेपुटेशन काफ़ी अधिक रही है जी, और 7-8 साल से तो निश्चित रूप से टॉप पर भी रहा है। इसके पीछे
क्या डेडिकेशन था, क्या फिलॉसफी है जो स्किट अभी तक अपनी श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने के लिए हर समय पर प्रस्तुत रहती है? सर, इसमें मैं सबसे बड़ा तो योगदान देना चाहूँगा मेरी टीम का। मेरे पास वाकई में आई एम रियली लकी कि मेरे पास ऐसी डेडिकेटेड टीम है और एक लंबे टाइम से जुड़ी हुई टीम है। लाइक हमारे इंस्टीट्यूट को 25-26 साल हो गए हैं और आई वुड से कि 80% से ज़्यादा स्टाफ मेरा ऐसा है जो 20 साल से ऊपर मेरे साथ है। तो एक लंबे टाइम से जो टीम साथ में जुड़ती है तो डेफिनेटली आपको प्लस माइनस सब पता लगता है और अपना खुद का स्वार्थ छोड़ के संस्था के लिए जब सोचना चालू करता है तो उसके लिए एक टाइम चाहिए होता है। जब आदमी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है तो मैं भी 4-5 साल में सेटल होता है, उसके बाद संस्था के बारे में सोचना चालू करता है। तो जो 20 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली 15-20 साल से खाली संस्था के बारे में, स्टूडेंट के बारे में सोचते आ रहे हैं। तो वो टीम मेरे लिए, उस टीम की वजह से मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। 5 साल में क्या चीज़ नहीं करने जा रहे हैं आप? सर, 5 साल में हम लोग जो एजुकेशन सिनेरियो में जो जितना चेंजेस आ रहा है, एआई को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डेफिनेटली सर, एआई ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन आने वाले टाइम में एआई किस लाइक कहते हैं कि एक ऊंट किस कवर बैठेगा ये हमें भी नहीं पता। तो एआई के लिए पूरे तैयार हैं और उसके लिए जिस तरह की लेबोरेटरीज, एडवांस लेबोरेटरीज और फैकल्टी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या इंडस्ट्री से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं, तो इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि डेफिनेटली ये जो एआई है ये आपकी एजुकेशन सिस्टम को मेरे ख्याल से एकदम चेंज करके छोड़ेगी। 5 साल में मेरे ख्याल से ये जो सिनेरियो आपको एजुकेशन का दिख रहा है, ये जो कॉलेज ड्रॉप आउट और ये सब जो अभी तक सुनते आ रहे थे, अभी सीरियसली लोग लेने लग गए स्टूडेंट्स कि भी कॉलेज में कुछ नहीं रखा पड़ा, हम तो इंडस्ट्री के लिए तैयार होंगे। तो उनकी वो धारणा चेंज करनी है कि पहले तो आप बेसिक इंस्टीट्यूशन या बेसिक एजुकेशन तो आपको कॉलेज में ही मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आपका जो सवाल था सर इंडस्ट्री वाला, मैं उस पर एक बार देना चाहूँगा। प्लीज प्लीज। तो आपने पूछा कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और आपके संस्था में जो हो रहा है उसमें क्या है। तो मेरे ख्याल से हम लोग एक तरह से इंडस्ट्री के लिए एंड प्रोडक्ट ही बना रहे हैं। तो जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो हम टाइम टू टाइम देखते रहते हैं। स्टूडेंट से मेरा पर्सनली ये रहेगा कि आप खाली डिग्री के लिए बीटेक ना करें, बीटेक या जो भी, वो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन, मॉरल और वैल्यूज़ को लेके एक विशेष पहचान है। हमारे स्कूल्स में हम लोग बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो हम हमारे बच्चों को डेवलप करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, कि वो आगे चलकर एक अच्छा इंसान बन सके, आगे चलकर वह दूसरों की मदद कर सके, आगे चलकर वह दूसरों का ध्यान रख सके। दिस इज़ व्हाट वी शुड डेवलप ऑफ आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चों में हम लोग वी आर सेलिब्रेटिंग, भारत त्योहारों का देश कहते हैं, हर त्यौहार सेलिब्रेट होते हैं हमारे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में। हम रामनवमी भी सेलिब्रेट करते हैं, रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट करते हैं, मातृ पूजन, फादर डे सेलिब्रेशन, ग्रैंड फादर डे सेलिब्रेशन। जब मातृ पूजन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जहां हमारे पास हमारे निर्मला ऑडिटोरियम में 600-700 माएँ आती है, और जब बच्चा उसकी पूजा करता है, अर्चना करता है, जो एक मॉरल्स हम लोग बच्चों को देते हैं, सिखाते हैं कि वैल्यूज़ क्या होते हैं, कि हमारी संस्कृति जो भारत में ही नहीं जो बल्कि पूरे विश्व में जानी जाती है, पहचानी जाती है, वो हम हमारे स्कूल में बच्चों को डेवलप करते हैं कि एक अच्छा इंसान बने लाइफ में। आज वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। आज पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं कि बच्चा अच्छी परसेंट लाके विदेश में जाके एक सेटल्ड हो जाए। एक कहीं ना कहीं हमारी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन रहती है कि बच्चा का पैकेज करोड़ों में हो, वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक हो या कहीं बड़ी कंपनी का एक पद का अधिकारी जॉब पे काम करे। बट मेरा मानना है कि बच्चे में उस पैकेज से ज़्यादा बेटर कि वो बच्चे में एक उत्साह हो जीवन को लेके, एक माता पिता का साथ हो। अच्छा, ये आपने प्रेम हो। माता पिता की बात कही, लास्ट सवाल है आपके लिए। आपने माता पिता की बात लेकर बहुत ही अच्छा किया। मैं इंतजार कर रहा था कोई तो इस बारे में बोले, पर आपने बोल ही दिया। ये बताइए, माता पिता का उत्तरदायित्व उनकी आकांक्षाओं के पार जाकर कितना अधिक प्रबल होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए कि वह अध्यापकों के साथ मिलकर के बच्चे के चरित्र के विकास में
अपना योगदान दे सकें। ज़्यादातर बच्चे तो माता पिता से प्रेरित आरंभ में होते हैं, बाद में विद्यालय के माध्यम से, जिससे वो प्रगति के पथ पर किसी भी तरह से पुरुषों से पीछे ना रहें। सबसे पहले नमस्ते रमेश जी, यू आर लुकिंग एज यंग एज ऑलवेज। थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट इंडिया के प्रोग्राम में आते हैं, ऐसा लगता है हम अपने ही घर में आए हैं। सही बात। तो आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी यूजी, पीजी, पीएचडी सब प्रोग्राम्स ऑफर करती है। एंड वी आर हैविंग रिसर्च लैबोरेटरीज, स्टार्टअप incubation centers, innovation cells, and the professors that are guided in a way that can provide enough knowledge to the students that is up to date as on today's scenario and for the future scenario, which is essential for our students. Now स्टूडेंट्स को हम रिसर्च ऑलवेज एनकरेज करते हैं क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना सबसे पहले हमारा की रोल है। दे आर हेयर फॉर द डिग्री, लेकिन हमने इंटर्नशिप है, डिजर्टेशंस हैं और पेटेंट राइटिंग है, फाइलिंग है, इंक्लूडिंग कॉपीराइट्स मैंडेटरी किया हुआ है फॉर ऑल द स्ट्रीम्स। एवरी प्रोग्राम दैट वी आर रनिंग हैज़ इंटर्नशिप्स इंक्लूडेड इन इट, एंड वी एनकरेज आवर स्टूडेंट्स to get internships from outside the university, not from the reference of the university. You find the company, we will provide a recommendation, and then you go there, you learn and tell us what you have learned, and we get a assessment report from the company. उसके बाद ही हम कह सकते हैं स्टूडेंट ने रिसर्च लेड इंटर्नशिप करी है, और उसके बाद ही स्टूडेंट को इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट हम देते हैं। हम रिसर्च बेस्ड ही बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि रेगुलर डिग्री आज के सिनेरियो में काम नहीं करेगी। गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि हम डिग्रीज़ विद ऑनर्स डिग्री चलाएं, जैसे बीबीए ऑनर्स विद रिसर्च रादर देन रेगुलर बीबीए डिग्री। सो वी हैव कंप्लीटेड। थैंक यू। प्लीज लाइक टू से समथिंग मोर, कहिए। हाँ, हमने कम्प्लीटली इस चीज़ को हमने इंटीग्रेट कर दिया हमारे इंस्टीट्यूशन में कि हम रिसर्च लेड प्रोग्राम्स ही रन करें, जिससे कि स्टूडेंट्स हमारे पीछे ना रह जाएं, आज के सिनेरियो के हिसाब से तैयार रहें। मैं आपकी इंस्टीट्यूशन की तारीफ़ करना चाहूँगा। बहुत पहले मैं लेक्चर देने गया था तो 250-300 लेडीज़ बच्चे थे, एंड पिन ड्रॉप साइलेंस, डिसिप्लिन, एंड दे वर पार्टिसिपेटिंग, दे आस्क्ड क्वेश्चंस. That only shows that the culture of your college has been very positive. Thank you very much. Give him a big hand, please. Dr. Ashutosh Bharadwaj, President Modi University, Lakshmangarh. I'm very happy that you're here with us, sir. Tell me one thing. How is your university different from the other universities who are engaged in women's development and education? There is something specific about your university which makes it distinctive. पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार, जितने लोग भी यहाँ प्रेजेंट हैं, और रमेश सर को आपने बताया आप हमारी यूनिवर्सिटी आए हैं, तो आप जानते हैं कि क्या डिस्टिंक्टिव है हमारी यूनिवर्सिटी में। और मैं फर्स्ट इंडिया चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जो हमारी यूनिवर्सिटी है, एज इट इज़ अ प्रीमियर वीमेंस यूनिवर्सिटी, एंड वी बिलीव सा विद्या या विमुक्त्या। मतलब जो एजुकेशन है वो खाली एकेडमिक्स नहीं है, उसके साथ साथ जो आपके कल्चरल और इंडियन वैल्यूज़ एथोस हैं वो भी हम बच्चों में इनकलकेट करें। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा एक टेंपल है और एक तपोवन है, और जिससे बच्चे अपने रूट से जुड़े रहें। तो ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। जैसे हिंदू स्टडीज़ का जो वैल्यू एडिड कोर्स है वो सब बच्चों को हम कराते हैं। एक और जो हमारी यूनिवर्सिटी का मैं कहूँगा यूएसपी है, वो स्कूल ऑफ एडिकेट्स एंड फिनिशिंग स्किल्स।
तो वहाँ पे वो भी इंटीग्रल पार्ट है सारे कोर्सेज में। बच्चों को उसके क्रेडिट लेने होते हैं, 2 क्रेडिट। तो वहाँ पे रेगुलर हमारे सारे कोर्सेज के बच्चे जाते हैं, जहाँ पे उनको कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइफ स्किल्स और हाउ टू बिकम अ ग्लोबल सिटीज़न, वो उसके लिए ट्रेन करा जाता है। बाकी जैसा कि बाकी विश्वविद्यालय कर रहे हैं, उसी तरह से हमारी यूनिवर्सिटी ने भी NEP अडॉप्ट कर लिया है। मैं ये सवाल पूछने तो जा रहा था। मल्टी डिसिप्लिनरिटी जो है, दैट इज रूटेड इन all our disciplines. So we offer both skill enhancement courses, value added courses and ability enhancement courses to our students. Internship is also an integral part. Also our CDC, which is Career Development Center, through which we organize various trainings so that we can bridge the gap between academia and industry. We also produce women leaders. For that, we organize from time to time Industry Connect, where the women leaders from the industry, they come and interact with our students. ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि व्हेन आई जॉइन दिस कॉलेज नॉट ए सिंगल स्टूडेंट वाज देयर, एक भी बच्चा नहीं था। तो फर्स्ट स्टूडेंट से लेकर के आज आखिरी स्टूडेंट भी क्या बोले, जो अभी हमारा जो स्टूडेंट पास आउट हो रहा है, उन सब स्टूडेंट की प्रेजेंस से लेकर के उनके प्लेसमेंट, उनके एकेडमिक्स, उनकी एक्टिविटीज़ में मैं सब विटनेस रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग होता है। और इस समय एक एफिलेटेड कॉलेज को रन करना, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ डेवलप हो रही है, तो हमारी फैकल्टीज़, हमारा स्टाफ, हमारा मैनेजमेंट, सब ने बहुत सपोर्ट करा। और आज एक सिंगल स्टूडेंट से लेकर के हम एक कॉमर्स फील्ड के अंदर 1000 स्टूडेंट तक पहुंचे हैं। तो ये यात्रा हमारी यहाँ से शुरू हुई और अभी भी जारी है। और धीरे धीरे हम इसको एक वर्सेटाइल कोर्सेज के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हमने BBA BCom कोर्सेज शुरू करा था कॉलेज, आज BCA हमारे कॉलेज में है, MBA MCA हमारे कॉलेज में है, और इस साल से हम BSc बैचलर ऑफ साइंस कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि सभी तरह की स्ट्रीम्स हमारे कॉलेज में अवेलेबल होगी। और हमारी प्लानिंग है कि इस कॉम्पिटिशन के एरा में भी, अभी 1000 स्टूडेंट है, अगले 3 सालों में हमारा टारगेट है कि हम इस कॉलेज में लगभग 5000 स्टूडेंट को का टारगेट लेके हम चल रहे हैं, और जल्दी हम यहाँ पे पहुंचेंगे सर। भगवान महावीर के नाम पर जो कॉलेज हो तो वो कुछ विशिष्ट होता ही है, होना भी चाहिए। बिल्कुल। तो बच्चों में आदर्श और नैतिकता का पाठ क्या आपके संस्थान में विशेष महत्व रखता है? बिल्कुल सर, बच्चों के आदर्श और नैतिकता के पाठ पे हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि भगवान महावीर के नाम पे कॉलेज है, और जैन समाज महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद इस कॉलेज को रन कर रही है। समय समय पे जैन मुनि, जैन माता जी हमारे कॉलेज में आती है। हमारे स्टाफ और स्टूडेंट्स को जितने भी मोटिवेशनल जो बातें होती हैं या जो ज्ञान की बातें होती है, समय समय पे हम उनके लिए, बच्चों के लिए ये और प्रोग्राम हम उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। और मुझे प्राउड है इस चीज़ को कह के कि हमारे कॉलेज से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पास आउट हो रहे हैं, उनमें इस नैतिकता का भरपूर उनके अंदर समावेश होता है। चेंजेस दैट यू वांट टू इंट्रोड्यूस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले से ही सर्वोत्तम है, फिर ये सारे प्रस्ताव किस लिए आवश्यक हैं? साथियों, एक जवाब सुन लीजिए उसका, एक लाइन का, आप दंग रह जाएंगे। मिस्टर चार्ल्स एलियट खड़े हुए और बोले, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नीड्स चेंजेस बिकॉज नाउ इट हैज ए न्यू प्रेसिडेंट। और बैठ गए। लोगों ने कहा घमंडी आदमी है, क्या समझता है अपने आप को? 40 साल वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है अब तक किसी यूनिवर्सिटी का एक चांसलर रहना, प्रेसिडेंट रहना। ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी till 1909, 40 years. Number of students went up by 5 times, teachers 6 times, buildings 3 times. It became best, it became bester, and became bestest. That is the role of leaders like you. Thank you very much. Artificial intelligence जो है, is it going to replace the human beings? And also, are we becoming too much machine dependent? देखिए, मैं सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मान लो AI जो है, ये तो ऑटोमेशन का एक पार्ट है सर, ऑटोमेशन ही है, उसके बाद धीरे धीरे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना। तो मैं एक ऑटोमेशन थोड़ा सा बड़ा करके ऑटोमेशन को लेता हूं। मेट्रो रेल में आप लोग देखे होंगे कि हम पहले जब मेट्रो रेल में टिकट खरीदते थे, काउंटर में कुछ लोग बैठे हुए रहते थे, हम जाके लाइन में खड़े होके काउंटर से टिकट
खरीदते थे। तो लाइन बहुत बड़ा हो जाता था क्योंकि मैन टेक सम टाइम। अब क्या हुआ, वही मेट्रो रेल काउंटर में हम देखे, मेट्रो रेल के स्टेशन में हम देखे कुछ मशीन बैठ गए, और हम लोग क्या करते हैं, वही मेट्रो रेल काउंटर में जाके वो मशीन में खड़े होके टिकट जल्दी से जल्दी ले रहे हैं। अब वो एक मशीन के जगह 2 मशीन हो गया, 2 मशीन के जगह 3, 4, 5 मशीन बैठ गया। अभी क्वेश्चन, सवाल ये है कि ये जो मशीन बैठ गया, इसके वजह से जो लोग काउंटर में बैठे हुए थे उनका जॉब तो चला जाएगा। सिंपल सा बात है, उनका जॉब तो चला जाएगा, क्योंकि कोई जाके उसके पास टिकट नहीं खरीदेंगे, मशीन से खरीदेंगे। तो क्या ये ऑटोमेशन हमारा जॉब ले रहा है? अभी मैं आपको बोलूंगा, आप अगर स्टैटिस्टिक्स चेक करोगे, इंडिया में आज से 5 साल पहले, प्लीज यू कैन क्विकली गूगल इट एंड फाइंड 5 साल पहले मेट्रो रेल में चढ़ने वाले लोग जितने थे, 5 साल में उसका 10 गुना हो गया। इंडिया में 10 गुना, 10 टाइम्स। अब ये जो 10 टाइम्स हो गया, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे? नया से नया रेल लाइन बनाना पड़ेगा। हम बाहर के देशों में जैसे देखते हैं, बहुत सारे मतलब लेवल्स में मेट्रो रेल बनते हैं, वो लेवल्स में मेट्रो रेल बन रहे हैं। दिल्ली में बन गया, जयपुर में बन गया, और बन भी रहा है, बहुत सारे जगह पे बन रहे हैं। अब ये जो मेट्रो रेल, इतने सारे मेट्रो रेल का बनेगा, नया नया ट्रेन खरीदा जाएगा, नया नया लोग, नया नया चीजें उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, नया टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करना पड़ेगा, मशीन इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लीज एक बार सोचिए, उसमें कितने लोग लगेंगे? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा पहुंच चुके हैं। बहुत स्वागत है सर एजुकेशन समिट 2025 सीजन 7 में, जहां आप लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ये मंच है फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक प्रेरणादायक और सार्थक पहल का, जहां शिक्षा को मिलेगा नया नजरिया, नई दिशा और सबसे बड़ा नया सम्मान। तो आइए कदम से कदम मिलाकर बढ़ते हैं एक ऐसे भविष्य की ओर, जहां हर छात्र न केवल अपने लिए बल्कि पूरे देश के लिए बनता है प्रेरणा का स्तंभ, जहां क्लासरूम से निकलते हैं कल के लीडर्स, थिंकर्स और चेंज मेकर्स। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे खास मेहमान को। मैं चाहूंगी कि मंच पर हमारे सभी गणमान्य अतिथि आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। स्वागत कीजिए कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी का, कैबिनेट मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल्स प्लानिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। साथ ही जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, हमारे बीच में मौजूद हैं श्री राम सहाय वर्मा जी, MLA है निवाई से। बहुत स्वागत है राम सहाय जी आपका। और मैं चाहूंगी कि बिना देरी किए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आशीष मोदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है, डायरेक्टर है सेकेंडरी एजुकेशन से। और मैं आग्रह करूंगी हमारे CEO एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज श्री पवन अरोड़ा जी से कि वो स्वागत करें, क्योंकि हमारे सामने हमारे खास मेहमान मौजूद। मैं चाहूंगी आप मंच ज्वाइन करें हमारे साथ। मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर विश्वजॉय चैटर्जी जी को, वाइस चांसलर UEM जयपुर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विश्वजॉय चैटर्जी का। साथ ही मैं आमंत्रित करूंगी मिस्टर वेदांत गर्ग जी को, एडवाइजर एंड CEO जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। बहुत स्वागत है वेदांत जी आपका भी, क्योंकि अभी हम संवाद कर रहे थे, 2 अलग अलग पैनल में चर्चा हमने की। मंत्री जी हमारे बीच में आ चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूंगी सर, शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे इसमें नवाचार हो सकते हैं, क्या कुछ यूनिवर्सिटीज बेहतर कर रही हैं स्टूडेंट्स के भविष्य के मद्देनजर, तमाम अहम पहलुओं पर चर्चा कुछ देर पहले ही हुई है दोनों पैनल में। कुछ और मेहमान कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और चलिए स्वागत की कड़ी का सिलसिला शुरू करते हैं। और मेरा अनुरोध है हमारे CEO और मैनेजिंग एडिटर श्री पवन अरोड़ा जी से कि सर आप सबसे पहले बुके भेंट कर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का स्वागत करें, मोमेंटो देकर स्वागत करें, ये क्योंकि ये बेहद खास मौका है जब हम शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा जगत से जुड़ी हस्तियां मौजूद हों जो इसे नई दिशा देंगी। मैं पवन सर से आग्रह करूंगी कि सर आप बुके भेंट कर स्वागत करें कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी का, कैबिनेट मिनिस्टर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राज्यवर्धन जी का। और ये मोमेंटो है, वो प्रतीक, क्योंकि आप हिस्सा बने हमारे इस समिट का और आगे एजुकेशन में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है। और आप सब गवर्नमेंट के हमारे प्रतिनिधि हैं, कैबिनेट मिनिस्टर से। स्वागत कीजिए सर राम अवतार
माफ कीजिएगा, राम सहाय वर्मा जी का एमएलए है निवाई से। राम सहाय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर बिस्वजा चटर्जी जी से कि वो भी स्वागत करें प्रेमचंद बैरवा जी का बुके भेजकर। मैं वेदांत गर्ग जी से भी अनुरोध करूंगी कि सर आप भी बुके भेजकर स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का। तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ बड़ी तादाद में हमारे स्टूडेंट्स भी साथ हैं, एजुकेशनिस्ट साथ हैं, तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं हमारे सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत जी से भी आग्रह करूंगी कि सर आप बुके भेजकर स्वागत करिए कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी का। जोरदार तालियां। बेहद खास शख्सियत इस वक्त हमारे मंच पर मौजूद है, मुख्य अतिथि के तौर पर, गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी और राज्यवर्धन राठौर जी। मैं चाहूंगी कि विशाल माथुर जी मंच पर आए, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग फर्स्ट इंडिया। आशीष मोदी जी का बुके भेजकर स्वागत करें। मैं जिनेंद्र जी से भी अनुरोध करूंगी, मंच पर आप उपस्थित हैं, हमारे सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जी का बुके भेजकर स्वागत करें, क्योंकि मंच पर जो भी शख्सियत हैं हमारे खास मेहमान हैं और मेहमानों का स्वागत खूबसूरत फूलों से होना ही चाहिए। वेदांत जी से मैंने आग्रह किया कि सर आप भी स्वागत कीजिए प्रेमचंद बैरवा जी का। और मैं आशीष अमन जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी, बिजनेस हेड गवर्नमेंट फर्स्ट इंडिया, की वो जिनेंद्र शेखावत जी का बुके भेजकर स्वागत करें। और वेदांत जी, राज्यवर्धन जी का भी स्वागत आप करें, ये मैं अनुरोध करूंगी, क्योंकि बेहद खास मौका है। बुके भेजकर आप स्वागत कीजिए। खास मेहमान हमारे बीच और बहुत ही उत्सुकता आप लोगों में भी होगी इन्हें सुनने की, इनके संबोधन की, क्योंकि ऊर्जावान संबोधन होता है और कार्यक्रम की हम शुरुआत भी करने जा रहे हैं। बहुत स्वागत है राज्यवर्धन जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए अपनी उपस्थिति से। अब चाहूँगी आप सभी अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आशीष जी से भी अनुरोध करूंगी कि जिनेंद्र जी का स्वागत कीजिए, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़। और जोरदार तालियां एक बार आप सभी की तरफ से एजुकेशन समिट 2025 सीजन 7 के लिए, क्योंकि अगर हम 7वें सीजन में पहुंचे हैं, यानी पिछले 6 साल से लगातार एजुकेशन पर हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और एजुकेशनिस्ट और गवर्नमेंट के बीच में भी हम एक तरह से सेतु का काम कर रहे हैं, क्योंकि बेहतर अगर काम होता है, नवाचार होते हैं, सरकार का भी सहयोग होता है, और तभी हम अपने राजस्थान का भविष्य बना सकेंगे, क्योंकि युवा ही हैं जो हमारे प्रदेश का भविष्य है, भविष्य तय करेंगे। चलिए कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ और मैं श्री पवन अरोड़ा जी को वेलकम स्पीच के लिए आमंत्रित करूं। उससे पहले कुछ झलकियां जरूर देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम फर्स्ट इंडिया चैनल की बात करते हैं तो आखिर फर्स्ट इंडिया फर्स्ट क्यों है, कैसे हम दूसरे चैनल से अलग हैं, कैसे हम आम जन की जब बात करते हैं तो हम खास की भी बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की भी बात करते हैं, शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, सरकार विकास के काम कर रही है तो उनकी भी हम बात करते हैं, और अगर कमियां हैं, सुझाव दिए जाने हैं तो हम उस पहलू पर भी चर्चा करते हैं। यानी हमारा काम सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखाना नहीं है किसी को भी लेके, फिर चाहे वो कोई शख्सियत हो, सरकार हो, कोई डिपार्टमेंट हो, बेहतर काम हो रहा है तो उसकी सराहना भी होनी चाहिए, और यही कोशिश हमारी रहती है। एक झलक फर्स्ट इंडिया की देखेंगे तो साथ ही एक झलक उस शो की भी दिखाना जरूरी है, जिसे टाइटल भी दिया गया है द जेसी शो, अ मैन ऑफ प्रेडिक्शन, जहां तर्क और तथ्यों से जन्म लेती है भविष्य की झलकियां। इनकी बातें महज अनुमान नहीं रहती, इनकी बातों में सच्चाई होती है, और बल्कि एक सोच, एक दृष्टिकोण और एक मिशन भी होता है। तो एक नजर डालते हैं द जेसी शो और फर्स्ट इंडिया पर। एवी प्लीज। आखिर कैसे सच हुई? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज के इस भव्य एजुकेशन समिट सीजन 7 में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा सौभाग्य है आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ बतौर मुख्य अतिथि राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी मौजूद हैं। आपकी सरलता, सादगी और आम जनता से जुड़ाव सबको आकर्षित करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। आपको
किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। आप कैबिनेट मंत्री हैं, उद्योग और खेल इस महकमे को संभाल रहे हैं। इसके अलावा पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, अति विशिष्ट सेवा मेडल, ऐसे अनेक पुरस्कार और सम्मानों से आप सम्मानित हैं। आपको हम अपने बीच पाकर आज अभिभूत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम साहे जी, एमएलए निवाई, बेहद जुझारू, कर्मठ और अपने क्षेत्र की जनता के हितों के लिए 24 घंटे, कहते हैं 24/7 जागरूक, ऐसे विधायक महोदय आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्री कृष्ण कुणाल, एजुकेशन सेक्रेटरी, हमारे बीच हैं। बहुत ही पहले जयपुर कलेक्टर के रूप में और अन्य पदों पर अपनी छाप छोड़ी, आज हमारे बीच हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूनम जी अभी संभागीय आयुक्त जयपुर हैं, बहुत ही योग्य और कर्मठ अधिकारी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री आशीष मोदी जो कि डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी ये नवाचार आपको खास तौर पे जो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में दिखते हैं, उसमें मैं समझता हूं आपकी बड़ी महती भूमिका रही है। इसके अलावा हमारे साथ जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, उनमें श्री वेदांत गर्ग, इसके अलावा विश्वजॉय चटर्जी और ओंकार बगरिया जी और हमारे एडिटर जिनेंद्र सिंह, मैं आप सबका और ख़ास तौर पे यहाँ जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी पहचान रखने वाले लोग मौजूद हैं, और प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जिन्होंने पहले के 2 पैनल मॉडरेट किए, मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करूँ इससे पहले मैं एक बात सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आज जो एक कार्यक्रम है, ये इस चीज़ को सार्थकता देने का कार्यक्रम है कि जो महानुभाव या जो यूनिवर्सिटीज़ हमारे सामने बैठे हैं, ये सरकार के पार्टनर्स हैं, सरकार के क्लाइंट नहीं हैं। एक वेलफेयर स्टेट में सबको शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। और अगर उस काम में कोई हमारा हाथ बटा रहा है तो हमारा पार्टनर है। आज अगर राज्य में 88 विश्वविद्यालय हैं तो सरकार में केवल 25 विश्वविद्यालय हैं, 53 विश्वविद्यालय प्राइवेट सेक्टर में हैं, निजी क्षेत्र में हैं। तो हम उनकी भूमिका को, उनकी उपयोगिता को, उनके सहयोग को, उनके कंट्रीब्यूशन को नकार नहीं सकते, बल्कि हमको उसको और अच्छे से स्वीकार करना चाहिए। रेगुलेशन अपनी जगह है, लेकिन जो पार्टनर है, ख़ास तौर पे मेडिकल एंड हेल्थ में और एजुकेशन में जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनको एक पूरा सम्मान और एक उनको पूरा सहयोग का जो दर्जा है, सहयोगी का दर्जा है, वो मिलना चाहिए। शिक्षा की हम बात करते हैं। इस बात को हम 7वां सीज़न लेकर के आए हैं केवल इसीलिए कि ये विषय ऐसा है जो निरंतर बना रहता है। किसी भी देश की ग्रोथ में, चाहे उसकी आर्थिक ग्रोथ हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे उसकी टेक्निकल ग्रोथ की बात करें, बिना एजुकेशन कुछ भी संभव नहीं है। आज अगर हम भारत देश 5वीं अर्थव्यवस्था से विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था पे आए हैं और जल्दी से विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो किससे संभव होगा? वो हमारी शिक्षा से ही संभव होगा। वो हमारा जो टेक्निकल डेवलपमेंट है, हमारा जो बाकी जो सारा स्किल डेवलपमेंट है, उससे संभव होगा। बिना उसके हम इन चीज़ों की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे पास अगर अशिक्षित लेबर है और या शिक्षित और स्किल्ड लेबर है, उसमें पूरा दिन रात का एक अंतर हमको देखने को मिल सकता है। अच्छी बात यह है कि इस समय केंद्र में जो सरकार है और जो राजस्थान में जो सरकार है, दोनों की मंशा एक ही है। दोनों के लिए एजुकेशन एक प्रायोरिटी है। और मैंने पढ़ा था कि अभी जीडीपी का 4.8% एजुकेशन पे खर्च होता है। उसको केंद्र सरकार 6% तक ले जाने के लिए कटिबद्ध है और उम्मीद करते हैं कि 2027 तक जीडीपी का 6% पैसा एजुकेशन में खर्च किया जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच है। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई, उसमें बहुत सारे मापदंड निर्धारित हैं। उन मापदंडों के हिसाब से केवल केंद्र में ही नहीं, बल्कि सब राज्यों में उसी ढंग से उसका विकास हो रहा है। इसके अलावा चाहे नए आईआईटीज़ खोलने की बात हो, आईआईएम्स खोलने की बात हो, एआई एजुकेशन की बात हो, मदर टंग में एजुकेशन को प्रमोट करने की बात हो, या
समग्र शिक्षा की बात हो, निपुण भारत की बात हो, पीएम श्री स्कूल्स, जो कि स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री योजना। तो ये योजना है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हो, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन हो। तो आप देखेंगे केंद्र सरकार की तरफ से नवाचारों की लाइन लगी हुई है और बजट में इसको इतना महत्व दिया जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और लगातार इसके लिए प्रधानमंत्री जी और बाकी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनके स्तर पर मॉनिटरिंग होती है। राज्य में भी ये चीज़ पीछे नहीं है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हों, चाहे हमारे बीच उच्च शिक्षा मंत्री बैठे हैं प्रेमचंद जी, आपके स्तर पे निरंतर मॉनिटरिंग होती है। राज्य के बजट में 30,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र के विकास के लिए किया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है, कहीं पीछे नहीं है। इसी तरह से जो हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट की बात है, वो बड़ी हैरानी की बात है। आप देखेंगे 28.6% है, जो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल इस बात पे सभी महानुभावों के लिए और आपके अपने कंट्रीब्यूशन के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। हमारा एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में 28.6% है, जो नेशनल एवरेज से कहीं ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमारे राज्य में उच्च शिक्षा का जो वातावरण है, जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं। महिला शिक्षा को इतना आगे बढ़ाया जा रहा है। मैंने देखा, जो भी राज्यवर्धन साहब इसमें ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे, जो भी महिलाएं या लड़कियां, गर्ल्स ब्लैक बेल्ट हैं, उनको 5% अतिरिक्त अंक दे करके उनके जो एडमिशन है उसमें प्रायोरिटी दी जाती है। और को एजुकेशन कॉलेजेस में हर महिला को या हर गर्ल को 3% का एक्स्ट्रा लिवरेज मिलता है। इसके अलावा महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए विशेष प्रयास हो रहा है। महिलाओं का अलग से इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा रहा है, नए महिला महाविद्यालय स्थापित हो रहे हैं। तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि महिला शक्ति को आगे लाना कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्कॉलरशिप की बात करें तो राजस्थान में जो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम है वो बहुत पॉपुलर है और उसमें करीब करीब 215 करोड़ रुपए एक साल में स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाते हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप है, वो महिलाओं के लिए एक लड़की या एक महिला को 30,000 रुपये प्रति वर्ष एक स्कॉलरशिप मिलती है। तो मेरा कहने का, इस पूरी भूमिका या खाका खींचने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा का क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा देश प्रगति तभी कर सकता है जब हम एजुकेशन को फोरफ्रंट में रखेंगे। और जो हम नवाचार कर रहे हैं, इन नवाचारों से आने वाले समय में बहुत बेहतर स्थिति बनने वाली है। राजस्थान में कुछ और नए प्रयोग हो रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में कोचिंग सेंटर एक्ट 2025 लाया गया, तो उस एक्ट को जल्दी ही पास होने की संभावना है। उसके बाद आज जो हायर एजुकेशन में कोचिंग की भूमिका है, वो उसकी एक दिशा निर्धारित हो जाएगी। जो एक कहते हैं कुकुर मुत्तों की तरह कोचिंग संस्थान आ गए हैं और वो बच्चों की देखभाल पूरी तरह से कर नहीं पाते हैं। और जब कोटा में आत्महत्याओं की एक आंकड़ा आता है कि एक साल में 24 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, तो कहीं ना कहीं हमें पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में जब जी का रिजल्ट आया, इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया, तो जो ऑल इंडिया नंबर 1 है, कोई रजत गुप्ता है शायद, ऑल इंडिया नंबर 1 लड़का कोटा से ही कोचिंग संस्थान से पढ़ करके ऑल इंडिया 1 आया है। और उसी कोटा को धीरे धीरे बदनाम करने की एक बात चलती है कि वहाँ पे आत्महत्या ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा क्या था जो ऑल इंडिया नंबर 1 को मिला और उन बाकी 24 बच्चों को नहीं मिला दुर्भाग्य से? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश है। अगर वहीं से एक लड़का ऑल इंडिया नंबर 1 हो सकता है, तो सारे बाकी जो उनको कम से कम आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए जो कोचिंग एक्ट आने वाला है, ये बहुत ही अपने आप में एक गेम चेंजर साबित होगा। अभी मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा कि कोचिंग एट ऑल अच्छी है या बुरी है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन कोचिंग एक्ट होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए। इसी तरह से स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल एक बनी हुई है राजस्थान के स्तर पे, और उसकी हर 2 महीने में बैठक होती है। कुणाल साहब इसको अप्रिशिएट करेंगे। और उसमें लगातार रिव्यू एंड मॉनिटरिंग होती है। ये सब कहने के बाद में मैं अपनी बात खत्म करने से पहले, आप सब लोग चूंकि इसी क्षेत्र के लोग हैं, इसमें अच्छी समझ रखते हैं, इसमें डेडिकेटेड हैं, समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, तो मुझे जो लगता है कि आज की जो मांग है, जो समय की मांग है, वो है स्किल डेवलपमेंट। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्किल डेवलपमेंट के लिए MOUs कर भी रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट को अगर हमने आगे बढ़ाया तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हमारे नौकरी की तलाश में भटकते फिरें हैं। फिर वो स्थिति नहीं होगी कि जब कॉलेज में रोजगार मेला लगता है या जो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं,
तो उस समय बच्चे निराश नहीं होंगे कि मेरी तो नौकरी लगी नहीं, मुझे तो 20-25 हज़ार की नौकरी मिली नहीं, तो मैं अपने पीयर ग्रुप में, अपने परिवार वालों में क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं इतना कमज़ोर था कि मेरी नौकरी नहीं लगी। उसको इतना सक्षम बनाएं हम, उसको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से इतना सक्षम बनाएं कि वो अपना उद्योग, अपना व्यापार, अपना धंधा शुरू कर सके और एम्प्लॉयमेंट मांगे नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट दे सके, एम्प्लॉयमेंट देने वाला बने। तो खास तौर पे मैं चाहता हूं कि आज हम अपनी इस सारी बातचीत को स्किल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाएं। हमने भी फर्स्ट इंडिया की तरफ से एक कदम इसमें बढ़ाया है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे पूर्णिमा है, एक दो और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ हमारे एमओयूज़ हो गए हैं, बाकी लोगों से एमओयू होने वाले हैं। उसमें ख़ास तौर पे जो बच्चे मास जर्नलिज्म कर रहे हैं या बैचलर ऑफ जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनकी जो इंटर्नशिप होती है वो पहले बहुत ही साधारण तरीके से होती थी, बहुत अच्छे से उनको एक्सपोजर नहीं मिलता था। फर्स्ट इंडिया इस काम में आगे आया है क्योंकि फर्स्ट इंडिया ग्रुप में अब केवल न्यूज़ चैनल नहीं है, एक अंग्रेजी अखबार है, एक हिंदी अखबार है, एक OTT प्लेटफॉर्म है। तो ये चार चीज़ें होने से 360 डिग्री एक्सपोजर हम बच्चे को दे सकते हैं। तो आपके जर्नलिज्म के जितने भी बच्चे हैं उनको उनकी जो इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या हैंड्स ऑन की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करने में फर्स्ट इंडिया ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया है। आप में से और लोग भी जो उस MOU में आगे आना चाहें या वो हमारा जो स्पेशल लर्निंग प्रोग्राम हमने उसको नाम दिया है उसमें आगे आना चाहें, वो उनका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये आज के समय की मांग है कि आप इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करें, पढ़ाई को वास्तविक स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण के साथ जोड़ें, हैंड्स ऑन प्रशिक्षण उनको दें ताकि वो बच्चा केवल नौकरियों के सहारे नहीं रहे बल्कि भारत के निर्माण में, भारत के विकास में अपना सक्रिय योगदान दे सके, खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। आप सब लोगों ने समय निकाला और इतने महत्वपूर्ण विषय पे आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज जो पहले 2 पैनल डिस्कशन हुए एजुकेशन को लेकर के, उसमें जो पैनलिस्ट थे मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और दोनों पैनल की एक रिपोर्ट हम बनाएंगे और उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। तो उसमें जो इतने देर के मंथन का एक निचोड़ निकला है, तो मैं समझता हूँ सरकार के लिए भी उसमें उपयोगी सुझाव होंगे, उपयोगी जानकारी होगी और आने वाले समय में हम ये मानते हैं कि पूरा राजस्थान साक्षर होगा, पूरी यहाँ की महिलाएं जो हैं वो साक्षर ही नहीं होंगी बल्कि स्किल डेवलपमेंट के साथ में अपने अपने क्षेत्रों में अपना परचम लहराएंगी और हमारे जो सारे नागरिक हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए राजस्थान को जो हमने एक लक्ष्य रखा है, जो सरकार ने लक्ष्य रखा है, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो लक्ष्य रखा है विकसित राजस्थान 2047, तो विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य हम शिक्षा के रूट से प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया पवन जी, बेहद अहम सुझाव भी आपने संबोधन के दौरान दिए और फर्स्ट इंडिया के प्रोग्राम SLP का भी आपने जिक्र किया, जो कि जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरह से एक प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री करने के लिए आपको कितने स्किल मजबूत होने चाहिए, उसके लिए मददगार ये प्रोग्राम ज़रूर साबित होगा। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी मिस्टर वेदांत गर्ग जी को, एडवाइजर एंड CEO जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। महिलाओं को सशक्त करने की बात हम करते हैं, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलग अलग दिशा में, अलग अलग क्षेत्र में छात्राओं को मजबूती प्रदान करती हैं और हर फील्ड के लिए सक्षम बनाती हैं। बहुत स्वागत है आपका वेदांत जी। मैं चाहूँगी कि आप आएँ और उद्बोधन दें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नमस्ते टू फर्स्ट इंडिया ग्रुप, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सर, पवन अरोड़ा सर, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ सर, बाकी सभी अतिथिगण, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एजुकेशन समिट एक आजकल के छात्राओं की नीड है और फर्स्ट इंडिया हर साल, ये 7th सीज़न है, इसको कंडक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और हम इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं। हम हमारे थॉट्स को शेयर करें, अपकमिंग चीज़ों को स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं और हम भी आपस में डिस्कस करें कि क्या एजुकेशन सेक्टर में करना चाहिए और आगे हम क्या स्टूडेंट्स के लिए बेटर कर सकते हैं और क्या एक सोसाइटी की नीड है।
मैं वेदांत गर्ग, चेयरमैन ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी. It gives me immense pleasure and sense of responsibility to stand in front of you in this Education Summit 2025, a platform where ideas meet purpose, where innovation meets tradition, and where visionaries reshape the future of education. At JVWU, our vision has always been education for community development leading to women empowerment, a mission that goes beyond the classroom and textbooks. Our university has always focused on creating a safe, holistic, and progressive ecosystem for rural and urban girls alike, where they can grow intellectually, emotionally, and socially. We promote regional language learning, foster regional culture, ensure industry-institution collaboration, and empower students through earn while learn opportunities and 100% placement assurance. From technological innovation to value-based learning and skill enhancement to social responsibility, we have built a unique model of outcome-based learning, which currently the Government of India and Government of Rajasthan has focused with the NEP 2020, and we proudly integrate multidisciplinary education, including our various programs under our Faculty of Law and Governance, Management Commerce, Engineering Technology, Agriculture and Veterinary Science, Ayurvedic Science, Homeopathic Science, Naturopathy and Yogic Science, Education and Methodology, our Food Biotech departments, Fashion Design, Fine Arts, all tailored for women, by women. Our university is a place where ancient Indian values blend seamlessly with 21st century skills, making our girls not just job seekers, but job creators. In conclusion, I thank the organizers of this conclave for giving us this opportunity to connect and collaborate. Thank you. Jai Hind, Jai Nari Shakti. बहुत शुक्रिया वेदांत जी। और ये एक अच्छी सोच है, जिस तरह से पवन सर ने भी इसका जिक्र किया कि जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बनना, और उसके लिए उतना स्किल डेवलप होना चाहिए, और उसी दिशा में यूनिवर्सिटी भी काम कर रही है, जिस तरह से जिक्र वेदांत जी ने किया। मैं अब उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वजॉय चैटर्जी जी को कि वो मंच पर आए, वाइस चांसलर UEM जयपुर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय प्रेमचंद बैरवा जी, सर एक समय था 2021, राजस्थान का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP 10 लाख करोड़ हुआ करता था, और आज 2025 में हम खड़े हैं, आप लोग उनको लेके 20 लाख करोड़ तक पहुंचा दिए। तो सिर्फ 4 साल गए, जो GSDP है डबल हो गया है। मैं आपको इससे बड़ी बात आपका और क्या हो सकता है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, सर आपने हमारे देश को ओलंपिक में फर्स्ट सिल्वर मेडल इंडिविजुअल लेवल पे दिलाए थे। आई एम श्योर कि आप देश को आज भी ऐसे आगे बढ़ा के ले जा रहे हो। थैंक यू सो मच सर। देयर वाज अ टाइम जब भारत सोचते थे कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूंगा। आज वो समय आ गया है जब बाहर के लोग सोचते हैं मैं भारत आके पढ़ाई करूंगा। एंड इससे बड़ी बात भारत के लिए और क्या हो सकता है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि जब देश, आप बोले सर कि देश 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, 3rd बनने जा रहे हैं। जिस दिन 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना था, मैं हमारे 137 स्टूडेंट्स को लेके स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, सिडनी में।
तो मैं उस दिन वही 137 स्टूडेंट भारत का फ्लैग जो है वहां पे खरीद के एक साथ ऑस्ट्रेलिया में भारत का फ्लैग लहराया था, और वही चीज मैं अपने फेसबुक में भी पोस्ट किया था। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि वही बच्चों को मैं उस दिन बोला कि बच्चे, तुम लोग यहाँ पे आए हो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी में पढ़ाई करने के लिए, 137 बच्चे, आपको यहाँ रहना नहीं है, यहाँ कैरियर बनाना नहीं है, आपको देश में लौटना है, देश को आगे ले जाना है, ताकि वही 2047 तक हमारे देश विकसित भारत बने, राजस्थान विकसित राजस्थान बने। और अंत में एक बात बोलना चाहूंगा, ज्यादा बात तो बोलूंगा नहीं, मैं थोड़ा लास्ट में बोलना चाहूंगा कि देखिए, एडुकेशनिस्ट के हिसाब से हम कभी कभी ऐसे सोच लेते हैं, ऐसा बोलते हैं कि क्लास में 99 स्टूडेंट्स अच्छा कर रहा है, ये अच्छा नहीं कर पाया, ये एक बच्चा अच्छा नहीं कर पाया, ये मेरा दोष नहीं है, ये बच्चा का दोष है, बच्चा सही ढंग से किया नहीं। मैं बोलना चाहूंगा, सही एडुकेशनिस्ट मैं तभी बन पाऊंगा जब मैं ये सोचना शुरू कर दूंगा कि वो एक बच्चा नहीं कर पाया, अब ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक बच्चा का देखभाल मुझे करना है, इसको आगे लेके जाना है। सर, मैं बोलना चाहूंगा, एट UVM जयपुर वी आर कमिटेड टू वन फैक्ट दैट प्लेसमेंट्स एट UVM जयपुर, और प्लेसमेंट का मतलब प्लेसमेंट नहीं, कंपनी में सिर्फ पैकेज नहीं, पैकेज, एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट जॉब, अब जो हायर स्टडीज ग्रोथ हो सकता है, वो सब कुछ मिला के प्लेसमेंट्स होता है। प्लेसमेंट्स एट UVM जयपुर विल कंटिन्यू till the last willing student is satisfactorily placed, and I remain committed to that in front of Mantri ji, and I remain committed to that in front of all my students who are present over here, and I can see their faces. Thank you so much. Thanks to all of you. Thank you. बहुत शुक्रिया बिस्वजय चैटर्जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया है, और ये भी सही है कि कमज़ोर कोई बच्चा अगर है तो उसे हम पीछे नहीं छोड़ सकते, उसे भी साथ लेकर चलना है। और ये राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ या यहाँ के एजुकेशन की ये बात करेंगे कि पहले से अब कितनी मजबूत हुई है, कि स्टूडेंट्स बहुत कम है जो राजस्थान से बाहर किसी दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं या इंडिया से बाहर विदेश जाना चाहते हैं। तो जब बेहतर शिक्षा यहाँ मिल रही है तो कहीं और जाने की ज़रूरत क्या है, यहीं पर आप पढ़ाई कीजिए, यहीं पर आगे बढ़िए और साथ में देश को भी आगे लेकर चलिए। चलिए, अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी श्री आशीष मोदी जी को, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आशीष जी का। आज फर्स्ट इंडिया के द्वारा आयोजित इस एजुकेशन समिट के 7वें संस्करण में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित आदरणीय श्री प्रेमचंद बैरवा साहब, कर्नल राज्यवर्धन राठौर साहब, आदरणीय MLA राम साहेब वर्मा जी, डिपार्टमेंट में मेरे सीनियर सेक्रेटरी एजुकेशन श्री कृष्ण कुणाल सर, डिविजनल कमिश्नर मैम पूनम मैम, और विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पार्टनर्स, फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार पवन अरोड़ा सर, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ और फर्स्ट इंडिया की टीम को बधाई देता हूँ कि आपने एक ऐसे सेक्टर को चुना समिट करने के लिए, उस पर बात करने के लिए, जो कि शायद बदलते भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम पिछले कुछ सालों से नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं और न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में नई शिक्षा नीति पर बात हो रही है, NEP 2020 पर बात हो रही है, जिसमें KG से PG तक पूरे शिक्षा के परिदृश्य को बदलने की बात हो रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक हम साथ में बैठ करके बात नहीं करेंगे, जब तक बैठ करके आइडिया शेयरिंग नहीं करेंगे, तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। एंड राइटली सेड बाय पवन सर कि प्राइवेट सेक्टर्स को एज अ पार्टनर ऑफ ग्रोथ एंड गवर्नेंस जब तक हम नहीं देखेंगे, तब तक जो पेस रिक्वायर्ड है, जिस पेस के बदौलत ही भारत को हम 5वीं से चौथी और चौथी से तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पर ला सकते हैं,
उसके लिए प्राइवेट सेक्टर्स को हमें एज अ पार्टनर देखना ज़रूरी है। आज इस सदन को, चूँकि यहाँ पर कॉलेज शिक्षा से जुड़े हुए लोगों का काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है, सर मैं इस मंच के माध्यम से फर्स्ट इंडिया की टीम से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि राजस्थान में बहुत ऐसे स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट इवेंट उनको भी थोड़ा और ज़्यादा विजिबिलिटी, ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए हमें बुलाना चाहिए। बट नेवरदलेस मैं यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें बात करनी पड़ेगी। शायद हम में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि लगभग सरकार हर बच्चे पर 70 से 75 हज़ार रुपये पर मंथ खर्च करती है। एंड स्टिल इफ वी आर स्ट्राइविंग टू डिलीवर मोर, कहीं ना कहीं जो सिस्टम इंप्रूव करने की ज़रूरत है वो अकेले कोई एक प्लेयर नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। हम सब लोगों को आकर के आइडियाज़ फॉस्टर करने पड़ेंगे। एंड सर आज इस सभा में एक ऐसा मौका है जहां पर आईटी मिनिस्टर, हायर एजुकेशन मिनिस्टर और स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड सभी लोग साथ में उपस्थित हैं। द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इन एजुकेशन विल बी ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। हम जब तक टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे, जब तक उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक जो रिक्विजिट चेंजेस है वो नहीं आ सकते। एंड लेट मी टेल ऑल ऑफ यू दैट राजस्थान इज पायनियरिंग इन द एंटायर नेशन इन इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन। अभी सेक्रेटरी सर के मार्गदर्शन में राजस्थान ने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसमें एनईपी के ऑलमोस्ट 92% इनिशिएटिव्स मैप्ड हैं। उन 92% इनिशिएटिव्स को एक योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान में इंप्लीमेंट करने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। एंड अगेन आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज कि वो सारा कुछ एग्जीक्यूट तभी हो सकता है जब हम इस पूरे इकोसिस्टम से संबंधित सभी लोगों के साथ बैठ के बात करें। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो वेयरविदॉल चाहिए वो न केवल गवर्नमेंट में है, न केवल प्राइवेट सेक्टर में है। कोई एक जना अकेले नहीं कर सकता। ऑल ऑफ अस नीड टू टॉक टू ईच अदर एंड नॉट ओनली स्कूल एजुकेशन एज अ डिपार्टमेंट, इट इज अ क्रॉस कटिंग रिक्वायरमेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो रिलेटेड डिपार्टमेंट से सब बात करें, सारे स्टेक होल्डर्स साथ में बैठें। सो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कहते हुए मैं एक बार पुनः फर्स्ट इंडिया की टीम को बधाई देना चाहता हूं, खास करके पवन सर को बधाई देना चाहता हूं कि सर आपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एनईपी से जुड़े हुए सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए हैं। यहाँ इस मंच के माध्यम से हम जो मैसेज देंगे, दैट मैसेज विल बी प्रॉब्ली लाउड एंड क्लियर that if we were to implement NEP in its truest sense, all of us have to work together and achieve the goals as envisaged in NEP. Thank you very much. थैंक यू आशीष मोदी जी। और बेहद अहम सुझाव आपने दिया कि बेहतर काम है जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं और उन्हें भी यहाँ पार्टिसिपेशन उनका होना चाहिए और बेहतर काम को तो सम्मान मिलना ही चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि जब हम अगला सीजन करें, सीजन 8, तो उनकी भी भागीदारी हो, उनकी भी मौजूदगी हो। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी उद्बोधन के लिए उन्हें जो मेहमानों में इस वक्त आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैं आमंत्रित करूँगी मिस पूनम जी को, डिविजनल कमिश्नर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पूनम जी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के 7वें एजुकेशन समिट के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक जी, शिक्षा सचिव हमारे सीनियर कुणाल सर, आशीष एवं आज शिक्षा से जुड़े समस्त पार्टनर्स जो हमारे साथ हैं आज जुड़े, साथ ही फर्स्ट इंडिया के समस्त। ये बहुत ही खुशी की बात है कि फर्स्ट इंडिया आज 7वीं समिट कर रहा है एजुकेशन के लिए। और जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा और हम भी समझते हैं कि शिक्षा कितना ज़रूरी है।
शिक्षा को नज़दीक से देखने का मुझे बहुत वक्त तो नहीं मिला, क्योंकि मैं एसपीडी रही काफ़ी छोटे समय के लिए, 6 महीने का लगभग वक्त था। संस्कृत शिक्षा को मैंने थोड़ा नज़दीक से देखा और हमें खुशी है ये कहते हुए कि राजस्थान निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छे एजुकेशन हब के रूप में आज हमारे सामने उभर रहा है। और जैसे हम लोग सब दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं और लगातार कॉल आते हैं यहाँ एडमिशन लेना है, समझ में आता है कि आज राजस्थान ने अपने को एक साउथ ही नहीं नॉर्थ भारत के परिदृश्य में बहुत अच्छे एक एजुकेशन सेक्टर के रूप में स्थापित कर लिया है। निश्चित रूप से आज हायर एजुकेशन के पे ज़्यादा हमारी बातें हुई। पैनलिस्ट ने जो डिस्कशन किया है वो हमारे बीच पवन अरोड़ा जी की तरफ से आएगा। गवर्नमेंट निश्चित रूप से उसमें जो सुझाव है उस पर विचार करेगी और आपके सहयोग से ही हम निश्चित रूप से जो पॉलिसी है एनईपी है उसको प्रॉपर रूप में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। साथ ही मैं संस्कृत शिक्षा के लिए थोड़ा कहना चाहूँगी, क्योंकि संस्कृत आप सब जैसा समझते हैं हमारी देवभाषा ही नहीं हमारी जननी है और सबसे ज़्यादा साइंटिफिक कोई लैंग्वेज है तो वो संस्कृत है। अगर कंप्यूटर इवन नासा ने भी इसको बार बार कहा है अपने शब्दों में कि हमें संस्कृत पे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कैसे इसको कंप्यूटर के रूप में हम कंप्यूटर से बेटर वे में जो हमारे ग्रंथ हैं उनको आज ला सके हमारे बीच में प्रैक्टिकल रूप में। तो इस पे निश्चित रूप से राज्य सरकार ने इसको समझा और मुझे खुशी है कहते हुए कि जिस तरह हम जयपुर को आज भी एक वेधशाला के रूप में जो आज कितने सालों पहले सैकड़ों वर्षों पहले हुआ था जानते हैं, तो सरकार ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एस्ट्रोलॉजी के रूप में जो महाराजा कॉलेज है उसमें उसको स्थापित कर रही है। नींव एक अच्छा एस्ट्रोलॉजी का सेंटर होगा जहां हम अपने जो पुराने ग्रंथ हैं उसको समझने का प्रयास कर सकेंगे। वो सारे मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह वहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी पे आगे चलते हुए जो हमारे कॉन्सेप्ट थे वैदिक गुरुकुल का, इसमें भी राज्य सरकार आगे आई, जो एक नया कॉन्सेप्ट था राज्य सरकार के लिए। और क्योंकि आज आप देखेंगे शिक्षा क्या थी, शिक्षा एक संस्कार था और कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा स्किल बेस्ड तो होनी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वैल्यू एडेड एजुकेशन की, जो हम आज कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। अगर हम कोटा में जो आज प्रॉब्लम देख रहे हैं वो क्यों है? क्योंकि कहीं कहीं नहीं हमारे वैल्यूज नहीं है एजुकेशन के साथ जुड़े हुए। हमने उन चीज़ों को ही छोड़ दिया जो हमारी अपनी इतिहास में था और हमारी जो पहचान थी। तो मैं चाहूँगी कि हम हायर एजुकेशन करें, हम आगे से आगे जाएं, लेकिन अपनी धरती से जुड़कर अपने संस्कारों को लेकर हम आगे बढ़ें, तभी हम एक संपूर्ण भारत जिसका हमने सपना संजोगा है उसको प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने बहुत एजुकेशन जैसे सेक्टर को लेके राज्य के लिए और देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपके इस तरह के प्रगति आगे बढ़ते रहे और जो आपके वैल्यू सुझाव है वो हमारे बीच आए तो हम उसको पॉलिसी मेकिंग में डालेगी राज्य सरकार और निश्चित रूप से राजस्थान अपने सपने को पूरा कर सकेगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पूनम जी, और बेहद अहम बात का जिक्र आपने किया कि आज के वक्त में एजुकेशन ज़रूरी है और हम सिर्फ नंबर रेस में ना रहें, संस्कारों को भी साथ में चलें, क्योंकि आगे पीछे तो सब होते रहते हैं। मार्कशीट तो नंबर बयां करती है, लेकिन कोई मार्कशीट में टॉप हो तो वो आगे कामयाब हो ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप में संस्कार कैसे हैं, आपके स्किल कितने मजबूत हैं। चलिए मैं अब आगे आमंत्रित करना चाहूँगी श्री कृष्ण कुणाल जी को, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, जो प्रकाश डालेंगे कि स्कूल एजुकेशन में किस तरह से नित नए नवाचार किए जा रहे हैं। जोरदार तालियां। Too high. Thank you. इस एजुकेशन समिट फर्स्ट इंडिया न्यूज़ द्वारा ये जो 7वां संस्करण है उसके लिए मैं इस उपलक्ष्य पर हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल डिप्टी सीएम बैरवा सर, हमारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर राजवर्धन सर, एमएलए साहब निवाय, my colleague Poonam ji, Divisional Commissioner Jaipur, Ashish ji, Director Secondary, my other colleagues on the dais, और यहाँ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम और हमारे एजुकेशन से जुड़े हुए सभी महानुभाव एवं स्कूल चिल्ड्रन जिनको मैं देख रहा हूँ, आप लोगों को आई वेलकम टू दिस समिट। एंड
ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल एजुकेशन, लार्जली मैं यहाँ कॉलेज एजुकेशन और हायर एजुकेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को देख रहा हूँ. आई विल टेल यू, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 launched by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is the first policy of this millennium. इसमें 1986 और 93 की जो पॉलिसी थी उसमें मॉडिफिकेशन करके काफ़ी चेंजेस किए गए. एंड जो प्राइमरी है, वन इज़ वोकेशनल एजुकेशन का जो सेटअप है, इट्स अबाउट नॉट what degree you have, what you are able to do is more important. What is your contribution to the nation, that is more important. और उसी के तहत मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा, अभी पवन जी भी ने एम्फसाइज़ किया था कि बेसिकली वी नीड टू रियली, वोकेशनल एजुकेशन शुड बी आर की. मीन्स PM विश्वकर्मा स्कीम है, उसमें जितनी भी अप्रेंटिस की है, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम है, तो अप्रेंटिस एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये हमारा गोल होना चाहिए. right from school education, ITIs, polytechnics, engineering college, and even all our humanities faculty. This should be our focus. बच्चों को हम कहाँ जॉब से जोड़ सकें, ये इम्पॉर्टेंट फोकस है प्राइम मिनिस्टर का, और ये भी टुवर्ड्स एडवांसमेंट ऑफ द नेशन. दूसरा, जैसा अभी मेरी कलीग पूनम जी ने कहा, एथिक्स इन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर वी आर लूजिंग आउट. हम जो अपना भारतीय संस्कार है उसको हमको देखकर इस एजुकेशन में लाना है. इसलिए हम जो अपने करिकुलम में भी इस बार जो चेंजेस कर रहे हैं, इस एथिक्स को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं. मतलब हमें अपने देश के विरासत पर गौरव हो. मतलब हमारी जो पुरानी एंशिएंट हिस्ट्री है हम उसको भूल जाते हैं, हम केवल मॉडर्न और मेडाइवल में ही रह जाते हैं. वी शुड फोकस मोर ऑन एंशिएंट हिस्ट्री, जहाँ वी हैड द गुड पंचायती राज, स्वराज सिस्टम, इन सब को हमने मेडाइवल और मॉडर्न में छोड़ दिया, एंड वी स्टार्टेड लुकिंग बैकवर्ड्स. सो वी हैव टू गेट एथिक्स इन एजुकेशन. As Ashish again told about IT and digital initiatives, we in government, means despite the dearth of resources, government का, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत फोकस है डिजिटल इनिशिएटिव्स पर. right from ICT labs to smart classes and to Atal Tinkering Labs, we are really focusing on a large manner. मैं आपको बताऊं, 19,500 सेकेंडरी स्कूल्स हैं हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, उसमें लगभग 15,000 स्कूल हम स्मार्ट क्लासेस से आज के डेट में पढ़ा रहे हैं. एंड इट वाज रियली सरप्राइजिंग. अभी जो रिजल्ट्स आए, मीन्स आई कुड सी इन आर्ट्स एज वेल एज कॉमर्स, द गवर्नमेंट स्कूल्स हैव गॉन अहेड ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स दिस ईयर, जो अभी रिजल्ट्स 10th और 12th के आए हैं. एंड इन साइंस द प्राइवेट स्कूल्स हैव डन बेटर, बट आई मस्ट टेल यू, means even in the science 16 districts we have had better results from the government schools vis-a-vis private schools. Means we have to go together certainly, but जिस dearth of resources, जिस merit की constraint के बावजूद बच्चे आते हैं, इनको pick up करना, इनको आगे जो वेदांत जी कह रहे थे, it's not about the 99, it's about the 100th that we have to care for. तो इसको देखते हुए all these digital initiatives, I met a girl in Dholpur, means science में she is the topper of that district, and there we didn't have a regular science teacher. She used this technology, smart classes, we have a preloaded contents, and she could do so well. So this is a part of the NEP. Again, early childhood care, means बाल वाटिकास को स्कूल से जोड़ना, जो 5+3+3+4 NEP कहता है, जो KG to PG का concept है. तो all this is part of this policy. So my request here is, this is just part of the school education. Even for college education, NEP is that very important. अब जैसे खेल और हेल्थ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें. अभी आपने देखा होगा, हमने सूर्य नमस्कार कराया था, आपका भी बहुत सहयोग था फर्स्ट इंडिया का. सूर्य नमस्कार में वी गॉट लंडन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 1.53 lakhs in students in schools, private and government, participated on one day in February this year. खेल कूद में मैं, राजवर्धन सर यहाँ बैठे हैं, I would like to just bring, इस बार सर अंडर 14 कैटेगरी में we could get almost 39 medals including 12 gold at the national level, और सर 68th नेशनल कंपटीशन हुआ था. धन्यवाद देता हूँ, और उसमें भी कातिल साहब को, जिन्होंने इतना बड़ा सेटअप नौकरी में रहते हुए, और साथ ही पवन जी, लोग बाग आज नौकरी पाने के लिए
IAS, IPS, RS बनने के लिए करते हैं, लेकिन इन्होंने नौकरी से रिजाइन करके इस फील्ड में आए, क्योंकि ये चैनल है हमारा चौथा स्तंभ है इस देश का, जिसको अपन कहते हैं मीडिया, चौथे स्तंभ में आए हैं। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चैनल को और इनके सारे जितने भी हमारी टीम जो फर्स्ट इंडिया की बैठी है उनको, कि कम से कम आपने शिक्षा के जगत में ये जो समिट रखी है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। आपने मेरे को बुलाया, एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक छोटे से आदमी को आपने यहाँ याद किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि आपने किया। भारतीय शिक्षा नीति 2020 ये लागू पिछली गवर्नमेंट में हो जानी चाहिए थी, लेकिन कई बार क्या होता है आदमी अपना वेटेज कम नहीं करे, भाई हम क्यों लागू करें। अगर ये लागू पिछले 2020 में लागू हो जाती तो मैं कह रहा हूँ इसमें बहुत सुधार हो जाता। जो भी सबसे ज़्यादा हम बता रहे हैं कि 28% है, तो ये आपका आंकड़ा बढ़ के केंद्र से भी हमारा राजस्थान गवर्नमेंट का ज़्यादा होता। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रेमचंद जी को, जो कि मेरी तरह एक छोटे से गांव से उठ के और संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। राजीवर्धन जी से मैं जब एफ्रो एशियन गेम थे, मैं दूरदर्शन में इंजीनियर था, और जब हम OBN लेके गए तो पहली बार जब मिले तो मुझे खुद खुशी हुई कि राज्यवर्धन जी राजस्थान के रहने वाले हैं और हम इनसे जैसे सेल्फी लेते हैं, उस टाइम सेल्फी का तो नहीं था, लेकिन हम लोग इनसे मिलके बड़े खुश हुए। हमारी पूरी जयपुर दूरदर्शन की टीम थी, वो इतनी खुश हुई कि हम हमारे राष्ट्रीय लीडर के साथ में, राष्ट्रीय प्लेयर के साथ में हम खड़े हुए हैं और फोटो खिंचवाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारा सबका अपना उद्देश्य है। आशीष जी, आदमी क्या नैरेटिव सेट कर लेता है। आशीष जी को जब जब मैंने फ़ोन किया मेरी विधानसभा क्षेत्र के मामले में, इन्होंने हमेशा पॉजिटिव रुख दिया और हमेशा ये कहा कि MLA साहब ये काम हो जाएगा। हम लोग क्या नैरेटिव सेट कर लेते हैं, ये शिक्षा ऐसी है, ये शिक्षा ऐसी है, कई बार चैनल्स के लिए भी कह देते हैं। आज 200 जो हमारे को क्वार्टर मिले हुए हैं, ये पवन जी की देन है, ये इनका आइडियाज़ है कि हम जिस विधायक हाउस में बैठे हुए हैं वो इन्हीं की देन है, वरना तो कहीं न कहीं PWD वाले को बुलाते थे, या कहीं न आज की तारीख में कोई भी विधायक ये नहीं कह सकता कि साहब ये बेकार है। और हम वहाँ सदन में चर्चा भी करते हैं कि साहब पवन जी ने इतना बढ़िया काम किया। आदमी जिस फील्ड में भी रहें वो तन्मयता से काम करें, पॉजिटिवली काम करें, तो ईश्वर भी उनका साथ देता है। मैं क्योंकि गाँव से जुड़ा हुआ हूँ और गाँव की बात मैं बता दूँ आपको, ये जो शिक्षा नीति है, अगर इस शिक्षा नीति को 2020 में लागू कर देते हैं तो ये देश अपने आप ही आगे बढ़ जाता। राजस्थान का भी नाम होता, जो 28 पॉइंट कुछ है उसको भी आगे बढ़ जाती है। और मैं धन्यवाद भी इसलिए देना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रेम जी है, उस शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने ग्रास रूट से उस चीज़ को देखी है, उस चीज़ को देखी है। लोग बात कहने में कुछ भी कहते हैं, लेकिन उस चीज़ को इन्होंने देखा है और इन्होंने खुद ने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। तो इनको पता है कि वास्तव में कॉलेज एजुकेशन क्या है, उच्च शिक्षा क्या है, इन्होंने व्यक्ति देखी और वो नीतियाँ लागू हो रही है। तो मैं तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमारे साथी जितने भी जो मंच पे डाइस पे बैठे हैं, पूनम जी हैं, कृष्ण कुणाल जी हैं। आदमी का सकारात्मक सोच होता है और सकारात्मक सोच जीवन में रखना ही चाहिए। कई बार कहते हैं ना, मोदी जी के लिए कई लोग पूछते थे कि भाई इनकी एजुकेशन क्या है। अरे भाई तुम्हें एजुकेशन से मतलब है या देश की उन्नति से मतलब है? ये नैरेटिव सेट हो गया लोगों के मन में, और ये दुर्भाग्य रहा इस देश का कि हमारे जो केंद्र में जो मंत्री रहे शिक्षा के, उन्होंने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि हम उन चीज़ों को जो हमारे योद्धा थे या हमारे जिनके लिए हम बात करना चाह रहे हैं, चाहे महाराणा प्रताप हो, उनको हम भूल ही नहीं पाए, उनको हम समझ ही नहीं पाए। बस हमें जो शिक्षा के अंदर सिखा दिया वही चीज़ हम सीखते गए और वही हमारे बच्चों को मिल रही है। आज जोधपुर की एक बच्ची है उर्मिला तगाया, उसने 99.60%, आप देख लीजिए 100% में से 99.60 वो नंबर लाई। वो सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई लड़की है, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हुई लड़की नहीं है। और हमें फक्र है ऐसे इस एजुकेशन के ऊपर जो कम से कम हमारी सरकारी स्कूलों में पढ़ गया। बस थोड़ा सा इसमें कुछ लोगों को, अगर आप और हम में सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर उनका ये जो जैसे गांव में आते हैं अप डाउन कर लेते हैं, या कई लोग 0.001% लोग अप्रोच करके कहीं ना कहीं हमारी पोस्टिंग करा लेते हैं, डेपुटेशन करा लेते हैं, अगर वो चीज़ ख़त्म कर दें तो मैं आपको बता दूं, जो आदमी B.Ed करके, MA B.Ed करके, BSc B.Ed करके अगर वो पढ़ा रहा तो उससे बढ़िया स्किल्ड कोई हो ही नहीं सकता। प्राइवेट के अंदर कोई भी है जो सबसे कम पैसा लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, सबसे कम पैसा लेगा, उसको पढ़ाने के लिए लगा देंगे। तो फर्स्ट इंडिया की ओर से आयोजित क्लार्क साबिर में एजुकेशन समिट 2025 सीजन 7 पे लिए चलते हैं।
प्रेमचंद जी यहाँ पर बैठे हैं, डिप्टी सीएम, और उनके पास उच्च शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन की जिम्मेदारी है। हमारे साथी विधायक राम सहाय जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो 2 शिक्षा से जुड़े हुए हमारे युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं। जिनेंद्र, जिनकी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, फर्स्ट इंडिया की यहाँ पर है। हमारे 3 अधिकारी ऐसे बैठे हैं। कुणाल, जिनको मैं कलेक्टर जब थे तब से जानता हूँ, बहुत पॉजिटिव आउटलुक वाले। पूनम जी यहाँ पे विराजमान हैं। आशीष यहाँ पर है। आशीष से मैंने 2 हफ्ते पहले बात करी थी, छुट्टी के होने के बावजूद भी उन्होंने तुरंत समाधान करा। ये तीनों और हम तीनों एक ऐसी मशीनरी के हिस्सा हैं जो राजस्थान का भविष्य तय करेगी अगले 10-15 साल तक। यानी हमें न केवल विशेषज्ञों के साथ बात करनी है जो मेरे सामने बैठे हैं, बल्कि उनसे आए हुए विचारों को हमें क्रियान्वित करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं पवन जी से बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि सरकार वो नहीं होती जिसके आगे कानून चले, सरकार वो होती है जिसके पीछे कानून चले। अगर जरूरत हो कानून को बदलने की, जिससे राजस्थान का हित हो, उसको बदलने के लिए ही सरकार चुनी गई है। देयर इज नो अदर पर्पस। नीति के लिए चुनी जाती है। तो दैट इज द रीजन सरकार, विशेषज्ञ आकर यहां पर एक ऐसे मीडिया के साथ बात करें जिससे हमारी आपकी चर्चा पूरे प्रदेश तक या देश तक जाए। और उसके लिए मैं पवन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करा, हमें आपको बैठकर आपस में बातचीत करने का अवसर दिया। पवन जी ओटीपी भी देख रहे हैं, पेपर भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी देख रहे हैं, लेकिन डिग्री तो इनकी मीडिया की नहीं है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है समझने का कि आज अगर पवन जी यहां पर मौजूद हैं और आप सब विशेषज्ञ जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, क्या आप जो आज कर पा रहे हैं अपनी डिग्री की वजह से कर पा रहे हैं, या अडेप्टेबिलिटी, लगातार लर्निंग, रेजिलियंस, हार के बावजूद भी आगे बढ़ते रहना, उसकी वजह से टीम बिल्डिंग, कोलैबोरेशन, उसकी वजह से कर पा रहे हैं। और इसी से अगर हम शिक्षा की आज यहां बात कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है इस बात को भी समझना कि निसंदेह भारत के अंदर बहुत शानदार कॉलेजेस हैं, दुनिया के अंदर नाम रखने वाले कॉलेजेस हैं। मेडिकल एजुकेशन के डॉक्टर्स हमारे भारत के विश्व में जाकर ऑपरेशंस और सर्जरीज कर रहे हैं। और मुझे लगता है दुनिया का हर व्यक्ति अगर कहीं सर्जरी या ऑपरेशन कराना चाहता है वो सबसे पहले हिंदुस्तानी को ही ढूंढता होगा। इस तरह की काबिलियत है। जो दुनिया की टॉप कंपनीज हैं उनके जो सीईओज हैं वो भारत के कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं। राजस्थान एक स्किल और एजुकेशन के अंदर बढ़ता हुआ राज्य है। मार्क माय वर्ड्स, बढ़ता हुआ राज्य है। और इस बात पे भी ध्यान रखिए कि जो सीईओज हैं, टॉप सीईओज, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन करने के बाद जो हायर एजुकेशन है, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है, वो विदेश में करी है। इसका मतलब हमें एक गैप को कवर करना है। और मुझे लगता है आज का जो ये विषय है, जहां आप सभी बुद्धिजीवी यहां पर मौजूद हैं, शिक्षाविद यहां पे मौजूद हैं, सरकार के नुमाइंदे यहां पे मौजूद हैं, ये केवल एक्सचेंज ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, ये एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि हमें भविष्य में एक बड़े बदलाव करने हैं। एक ऐसा भविष्य जिसके अंदर एजुकेशन कोई विशेष अधिकार ना हो, बल्कि हर युवा के लिए, हर भारतीय नागरिक के लिए एक बुनियाद हो, एक फाउंडेशन हो। हम 21वीं सदी में ऐसे भी समय में हैं जहां हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या हमारी एजुकेशन संपूर्ण है? इज इट लर्निंग और इज इट मेयर एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स? क्या हम करिकुलम तक सीमित हैं या वाकई में लर्निंग कर रहे हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है कि क्या हम रोट लर्निंग तक सीमित हैं या हम कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं? क्या हम केवल हमारा माइंडसेट केवल एग्जाम सेंट्रिक है, या एजुकेशन बिकम्स, लर्निंग बिकम्स अ परमानेंट वे ऑफ लाइफ? ये बहुत जरूरी है। हम अच्छे कॉलेज, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एक एवरेज इंस्टीट्यूट में क्या फर्क है? इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी। बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट लिमिटेड टू ब्रिक एंड मॉर्टर, दीवार, कमरा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, लेबोरेटरी। फैकल्टी का मतलब है अच्छी फैकल्टी वो होती है जिसको अनुभव भी है, उन्होंने जो किताब में पढ़ा हुआ है उसको खुद जीवन में अनुभव भी करा हुआ है, ताकि वो जब
यूथ को, बच्चों को सिखाए तो केवल करिकुलम ओरिएंटेड नहीं सिखाए, बल्कि केस ओरिएंटेड, केस स्टडीज ओरिएंटेड वो पढ़ाई हो वहां पर जहां रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। दिस नीड्स टू बी आवर एजुकेशन। और भविष्य, आप सब ने एक और क्वालिटी है भविष्य को पहचानने की, जो अभी जब पवन जी के परिवार की बात हो रही थी, पवन जी की बात हो रही थी, मैं उनके परिवार का सोच रहा था कि जगदीश जी हैं, पवन जी हैं। मैंने इनसे सवाल करा कि आप सब यहां कैसे पहुंचे, जीवन में ऐसे कैसे कर पाए, किसका रोल रहा? और उन्होंने बोला अपनी मां का रोल रहा। मैंने अनेकों परिवार देखे हैं, पीयूष पांडे अनदर एग्जाम्पल, जो जयपुर के रहने वाले हैं, उनका पूरा परिवार बहुत अच्छा करता है क्रिएटिविटी में, वो भी पूरा श्रेय अपनी मां को देते हैं। मां को श्रेय क्यों जा रहा है? बिकॉज शी इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन। यथास्थिति से बाहर सोचने के लिए, यथास्थिति से बाहर सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, कुछ नया करो, अपनी लिमिटेशंस में मत जियो। कॉलेज की भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप भी वही इंस्टीट्यूट हैं जो मां एक इंस्टीट्यूट है। सो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमें इनोवेशंस के लिए लोगों को, अपने युवाओं को तैयार करना है। हर एक व्यक्ति इनोवेशन नहीं कर सकता, लेकिन हमें उनमें से ढूंढना है। हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर तो बनाना है जहां पर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, इनोवेशन हो। आप अपने कॉलेजेस के अंदर जो स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा करते हैं, आप उनको पुरस्कृत करते हैं, जो डांस में अच्छा करते हैं आप पुरस्कृत करते हैं, लेकिन केवल सेलिब्रेट मत करिए, इंस्टीट्यूशनलाइज करिए, ताकि वैसे एक नहीं 100 तैयार हो। हर व्यक्ति के अंदर एकेडमिशियन बनने की काबिलियत नहीं होती है, हर व्यक्ति अलग होता है। और मैंने जीवन में देखा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई काबिलियत ना हो, जिसमें कोई खासियत ना हो। इसलिए यह भी बहुत जरूरी है कि एक सेल्फ बिलीफ डेवलप करें। आज युवाओं के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? डाउट, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप इस बात को मान लीजिए कि आप और हम जो पहली रो में हैं, पीछे वाले तो युवा हैं जो पहली रो में बैठे हैं, और हम, हमारे युवा अवस्था के अंदर इतना बड़ा विजन नहीं होता था या एक्सेसिबिलिटी नहीं होती थी। आज एक्सेसिबिलिटी है दुनिया की, और उस एक्सेसिबिलिटी की वजह से दबाव भी आता है, क्योंकि वो 21 साल या 22 साल या 25 साल में ही वो सब कुछ करना चाहते हैं जो किसी ने 50 साल में करा हो। तो उसके लिए सेल्फ बिलीफ डेवलप करना जरूरी है। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन लीड टू ओवर कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो तब आता है जब मैं लगातार ट्रेनिंग कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है आउट ऑफ माय ट्रेनिंग। बट सेल्फ बिलीफ है कि मैं जो भी हूं मैं इस देश के काम आ सकता हूं, मैं जो भी हूं मैं अपने परिवार के काम आ सकता हूं, मैं जो भी हूं मुझे काबिलियत है कुछ अच्छा बनने की। वो सेल्फ बिलीफ, उसके लिए एक माहौल चाहिए होता है, उसके लिए मेंटरिंग चाहिए होती है। उसके अंदर फिजिक्स का टीचर कैन नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू फिजिक्स। इसीलिए मैं अक्सर स्कूल वाले जब होते हैं तो मैं पीटी टीचर की खूब तारीफ करता हूं। बिकॉज जब किसी स्टूडेंट को दिक्कत आती है ना, तो वो अपने पीटी टीचर के पास जाता है और वो उसकी पीठ थपथपाता है, बोले बेटा तू चिंता मत कर, अभी आज गिरा है ना कल खड़ा हो जाएगा, तू चिंता मत कर। एवरी टीचर हैज टू बिकम दैट। स्टूडेंट्स हैव टू लुक अप टू फैकल्टी फॉर मेंटरशिप। So that is the future that we have to go to. और मैंने जैसे शुरू में कहा था, राजस्थान बढ़ता हुआ प्रदेश है शिक्षा की तरफ। हमें ब्रांड ऐसी बनानी है जो दुनिया के स्टूडेंट्स भारत में आकर, राजस्थान में आकर पढ़ाई करें। उसके लिए हमें वो सब करना पड़ेगा, फ्रॉम गोइंग फ्रॉम एन एवरेज कॉलेज, एन एवरेज यूनिवर्सिटी टू अ वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। और उसके लिए जो करना है वो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। बट आज का इस तरह का सम्मेलन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप और हम आदान प्रदान करें अपने विचारों का। दिस शुड बी द बिगिनिंग कि क्या नया करें, क्या अलग करें, जिससे हम ये सब कर सकते हैं, जिससे एक शानदार नागरिक बने, जिससे एक लीडर्स बने, न केवल फॉलोअर्स, बल्कि वी नीड टू प्रोड्यूस मोर लीडर्स। वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमारे कुछ सीईओज हैं जो भारत के हैं, बट वो कम